Subscribe to the channel and press the bell icon so that you never miss a video from Brisk Biology. नेक्स्ट जो टॉपिक हमको देखना है वो है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। अब मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में हमने देखना है कि रेस्पिरेशन होता क्या है। तो रेस्पिरेशन मतलब क्या है, जैसे कि बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि हम लोग जो है ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, फिर वो लंग्स में एक्सचेंज होता है। तो ये जो है प्रोसेस पूरा एक्सचेंज जो एटमॉस्फेयर से लंग्स में हो रहा है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग रेस्पिरेशन। और अल्टीमेटली हम लोग रेस्पिरेशन कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमको क्या बनाना है, एटीपी बनाना है। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में 4 हमको स्टेप्स देखने हैं। सबसे पहला है ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग में क्या आएगा, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, जो कि बुक में अभी दिया हुआ है, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। ठीक है, फिर सेकंड आएगा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, फिर थर्ड आएगा इंटरनल रेस्पिरेशन, और लास्ट जो है फोर्थ वो है सेलुलर रेस्पिरेशन। तो आज जो है हम वो स्टार्ट करेंगे ब्रीदिंग। ब्रीदिंग जो है वो तुम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो कि ब्रीदिंग में हम लोग करते क्या है, सबसे फर्स्ट स्टेप होता है उसका इनहेलेशन और दूसरा होता है एक्सहेलेशन। तो सेम वही पढ़ना है हमको, पर वो सब अब पढ़ना है हमको डिटेल में। तो फर्स्ट स्टेप है इसकी इनहेलेशन, और जो सेकंड स्टेप है वो है एक्सहेलेशन। ठीक है, तो अब जो है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का नाम चेंज करके, प्रोसेस वही है, बस क्या चेंज हो गया, इसका नाम चेंज हो गया। तो इनहेलेशन को हम लोग बोलने लगे हैं इंस्पिरेशन, और एक्सहेलेशन हो गया है एक्सपिरेशन। ठीक है, तो प्रोसेस सेम ही है, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। और इंस्पिरेशन में क्या करने वाले हैं, हम लोग इनहेल करने वाले हैं। तो जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो उसको इनहेलेशन बोलते हैं। अब ह्यूमन बींग्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो ह्यूमन बींग्स है हम सारे, उनमें जो है इंस्पिरेशन इट इज एन एक्टिव प्रोसेस, और जो एक्सपिरेशन है इट इज ए पैसिव प्रोसेस। अब एक्टिव प्रोसेस और पैसिव प्रोसेस का मतलब बहुत सारे लोग जानते ही होंगे जो मेरे क्लास में पढ़ते हैं। एक्टिव का मतलब होता है कि वहाँ पे क्या लगने वाली है, एनर्जी, और पैसिव का मतलब होता है कि वहाँ पे एनर्जी बिल्कुल भी नहीं लगने वाली है। अब ये एक्टिव क्यों है, ठीक है, तो इसका मतलब तो है कि यहाँ पे हमको एनर्जी लगने वाली है, पर एनर्जी लगती क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, मसल्स जो है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, और जो इसका उल्टा एक्सपिरेशन, यहाँ पे मसल्स क्या करेंगी, रिलैक्स करेंगी। ठीक है, बस इतना सा यहाँ पे डिफरेंस है। इनहेलेशन में इट इज एन एक्टिव प्रोसेस, और ये एक्टिव क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या होने वाला है, मसल्स क्या करने वाली है, कॉन्ट्रैक्ट करने वाली है, मतलब कि ऐसा खींचने वाली है, तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना। और रिलैक्स का मतलब जो उनकी ओरिजिनल पोजीशन है उस पर वो वापस आ जाएंगे। अब जब ओरिजिनल पोजीशन में वो वापस आ रही है तो उसको थोड़ी ना एनर्जी लगेंगी, इसलिए वो कैसी प्रोसेस हुई, पैसिव प्रोसेस। और ये एक्टिव क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पे मसल्स क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। नेक्स्ट जो हमको वो देखना है क्या है, इनहेलेशन। इनहेलेशन क्या है, जब हम जो है एटमॉस्फेरिक जो एयर है उसको जब हम इनहेल करते हैं, उस प्रोसेस का नाम क्या है, इंस्पिरेशन बोल सकते हैं या फिर इनहेलेशन बोल सकते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो है कौन से मसल्स इन्वॉल्व है यहाँ पे। ठीक है, तो एक जो है वो स्ट्रक्चर हमने थोड़ा सा ही पार्ट था इसलिए मैंने अलग वीडियो नहीं बनाया था उसके ऊपर, वो है डायफ्राम। तो डायफ्राम क्या है, ऐसा एक डोम शेप स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस तरीके का ऐसा एक डोम शेप स्ट्रक्चर है जो कि हमारी थोरैसिक और एब्डोमिनल कैविटी को अलग अलग कर देता है, मतलब वहाँ का एक डिमार्केशन है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे वो रहता है। तो इसके ऊपर वाली जो कैविटी हुई वो कौन सी हुई, थोरैसिक कैविटी, और जो इसके नीचे वाली हुई वो कौन सी हुई, एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, तो ये जो है डायफ्राम, तो ये है। ठीक है, ये जो नीचे वाला पोर्शन है, और ये हमेशा इसी शेप का रहता है। जब हम लोग रिलैक्स रहेंगे तो वो इस शेप का रहेगा। तो ये जो शेप है इसका नाम है डोम शेप। तो ये जो है ब्लैक वाला, ये वो हमारा डायफ्राम। अब डायफ्राम जो है वो वहां पे ऐसा प्लेस्ड है, तो वो क्या है, जैसे कि जो हमारी थोरैसिक कैविटी है, जैसे तुम्हें पता होगा लंग्स भी जो है हमारे वो कैसे है, रिब केज के अंदर प्रोटेक्टेड है ना। तो रिब्स जो है तो वो हमारे पास होते हैं 12 पेयर्स, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स है हमारे पास। तो ये जो बाहर जो थोरैसिक कैविटी जो है हमारी, यहाँ पे प्रेजेंट है मसल्स।
ठीक है, ये जो है मान लो ऐसा ये हमारा डोम शेप डायफ्राम है और यहाँ पे तुम्हारी थोरेसिक कैविटी ऐसी, तो यहाँ से ऐसे मसल्स जा रहे हैं जो कि पूरी तरफ से अटैच्ड है। डोम शेप वाला जो हमारा डायफ्राम है ना, वो क्या करके रखा है, पूरे रिब केज की तरफ उसके इस तरीके से मसल्स जा रहे हैं, मतलब पूरा सर्कमफरेंस उसका यहाँ पे मसल्स है। तो अब इसको हम, ये तो 2D डायग्राम है ना, 3D नहीं बना सकते, तो ऐसा इमेजिन कर लो कि यहाँ पे भी उसके मसल्स जैसे कि ये ना ऐसा इस तरीके से, तो यहाँ पे भी मसल्स है, यहाँ पे भी मसल जॉइंट है, पर यहाँ पे भी मसल्स जॉइंट है जो कि हम बना नहीं सकते। तो ये जो मसल्स है इनका नाम है फ्रेनिक मसल्स। तो डायफ्राम और डायफ्राम के साथ साथ कौन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, फ्रेनिक मसल्स। ये तो हो गई पहली मसल। सबसे पहले डायफ्राम हमको काम में आएगा इनहेलेशन के लिए। डायफ्राम के साथ साथ उसके साथ प्रेजेंट जो मसल्स है वो कौन सी मसल्स है, फ्रेनिक मसल्स है। उसके बाद जो है जो एक दूसरे तरीके की मसल्स है वो है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। अब ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट रहती है, तो अभी बताया तुमको कि हमारे पास कितने रिब्स है, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे ऐसे रिब केज है, तो बीच में जैसे कि यहाँ पे ऐसा, तो सामने से एक बोन रहती है, फ्लैट बोन, उसका नाम है स्टर्नम, और यहाँ पे ऐसे रहेंगे रिब्स। ठीक है, इधर इधर रिब्स है, यहाँ पे रिब्स है, सामने क्या है, स्टर्नम है, और पीछे क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है। तो ऐसा देखने के लिए ये है सामने स्टर्नम, ये पीछे ब्लैक कलर वाला जो मार्कर है वो है हमारा वर्टिब्रल कॉलम, और यहाँ से ऐसे रिब्स ऐसे जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से, और बीच में क्या प्रोटेक्टेड है हमारे सारे, ये लंग्स एंड ऑल। तो कितने रिब्स है तुम्हारे पास, 12 रिब्स है। अब ये जो है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ये प्रेजेंट कहाँ रहती है, 2 रिब्स के बीच में। तो 12 पेयर्स ऑफ रिब्स है, तो मसल्स कितनी हुई, 11। ठीक है, क्योंकि ये 2 के बीच में है ना, तो हमारे पास ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हो गई 11, क्योंकि रिब्स कितने हैं हमारे पास, 12। तो इतनी जो है ये वाली मसल्स इंपॉर्टेंट है इनहेलेशन के लिए। नेक्स्ट जो है हमको देखना है कि ये जो सारा इनहेलेशन का प्रोसेस है, हमने मसल्स देख लिए। अब जब मसल जब सारे काम करेंगे तो एक्चुअल में होता क्या है हमको वो देखना है। तो सबसे पहली जो स्टेप है वो है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फ्रेनिक मसल्स। तो ये वाली मसल्स, ये वो हमारा डोम शेप डायफ्राम, और ये डायफ्राम से जो जुड़ी हुई मसल्स है वो ही है फ्रेनिक मसल्स। तो देखो ऐसा है, ये डोम शेप्ड है हमारा डायफ्राम, यहाँ पे मसल्स जॉइंट है, फ्रेनिक मसल्स। अब क्या हो रहा है, जो सारे मसल जो है वो क्या हो रही है, अचानक से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। देखो ऐसा, अब चारों तरफ से मसल्स है ना, तो ये ऐसे मसल थी, मान लो ऐसे, ऐसा आराम से था ये। अब इसने क्या किया, जो मसल्स है वो ऐसे खींच के चली गई है, सारी ऐसे पेरीफेरी में जो है वो क्या होगा, इसको खींच के ऐसे चली गई। तो डायफ्राम क्या हुआ, देखो अगर कोई चीज़ को खींचेंगे तो ये फ्लैट हो जाएगा ना, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायफ्राम जो है वो हो जाएगा फ्लैट। सबसे पहली चीज, डायफ्राम हो जाएगा कैसा, फ्लैट। अब यहाँ देखो डायग्राम पे, पहले ये इस पोजीशन में था, अब क्या हो जाएगा, वो इस तरीके से फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे इसके पास जितनी जगह थी उससे ज्यादा जगह हो गई ना, मतलब ज्यादा स्पेस हो गई, हमारे थोरेसिक कैविटी में ज्यादा स्पेस हो गई। पहले वो यहाँ था, पर अब क्या हो गया, वो नीचे आ गया। क्यों नीचे आ गया, क्योंकि फ्रेनिक मसल्स क्या हुई है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुई है, इसलिए थोड़ा नीचे आ गया। तो क्या हुआ, इसका वॉल्यूम क्या हो गया, थोड़ा सा ज्यादा हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज, यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट चीज है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो होगा क्या, जो हमारा जो रिब केज है, ऐसा रिब केज है, मान लो यहाँ पे ऐसा है ना, वो क्या होता है, थोड़ा सा अप हो जाता है एंड थोड़ा सा आउट हो जाता है। तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा रिब केज कैसा हो जाने वाला है, अप एंड आउट, अप मतलब अपवर्ड्स। तो ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, जो रिब केज है वो थोड़ा सा अपवर्ड जैसा आ जाता है और थोड़ा सा आउटवर्ड आ जाता है। तो एक डीप ब्रेथ लेके देखो, जब तुम इनहेल करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या बात हो रही है। तो रिब केज क्या हो गया, अपवर्ड आ गया और थोड़ा सा बाहर की तरफ आ गया। तो इसके वजह से फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज। यहाँ पे भी क्या हो गया, वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हो गया। अब तुम्हें पता होना चाहिए, जब जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज। अब देखो ये दोनों फिनोमेना में हुआ क्या, अल्टीमेटली वॉल्यूम इंक्रीज हो गया।
तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा थोरैक्स रीजन में जो प्रेशर था वो प्रेशर क्या हो गया, अभी डिक्रीज हो गया एज कम्पेयर टू द एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज्यादा है और जो हमारे थोरैक्स रीजन का जो है यहाँ पे जो प्रेशर है वो क्या है, कम है एज कम्पेयर टू द एटमॉस्फेयर। और नीट वालों के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो माइनस में चले जाता है प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर हो जाता है। यहाँ पे जो लंग का है ना वो प्रेशर क्या हो जाता है, थोड़ा सा नहीं मतलब नेगेटिव ही हो जाता है, -2 से -6 का यहाँ पे प्रेशर हो जाता है। अब जब ये प्रेशर माइनस में चले गए हैं, नेगेटिव प्रेशर हो गया है, और तुम्हें पता होना चाहिए कि एयर हमेशा कहाँ से कहाँ ट्रेवल करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो अब क्या होगा, जो एटमॉस्फेयर के यहाँ पे मान लो एटमॉस्फेयर है, बाहर से एयर क्या होंगी, अब कहाँ चली जाएंगी, थोरैक्स रीजन में। तो क्या हो गया, अल्टीमेटली क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, इनहेलेशन। तो हो गया ना, तो क्या हो जाएगा, फ्रेनिक मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली वॉल्यूम इंक्रीजेस। यहाँ पे भी रिपकेज क्या हो जाएगा, अपवर्ड्स एंड आउट हो जाएगा, तो वॉल्यूम इंक्रीजेस। एंड whenever volume increases pressure decreases। तो थोरैक्स रीजन का क्या हो गया, प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज हो गया, प्रेशर डिक्रीज हो गया, तो इस वजह से एयर जो है कहाँ से कहाँ जाती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनहेलेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट टॉपिक जो है हमारा वो है एक्सहेलेशन। अब हमने इनहेलेशन तो पूरा पढ़ लिया, यहाँ पे देखो जो हमारा डायफ्राम था वो क्या हो गया था, नीचे आ गया था, डोम शेप के बजाय अब क्या हो गया था, वो फ्लैट हो गया था। यहाँ की भी जो है ये भी क्या हो गया था, थोड़ा सा आउटवर्ड्स हो गया था, मतलब सारी मूवमेंट्स इस तरफ होती, ठीक है। एरोज में अगर हम दिखाना चाहें तो इस तरफ से मूवमेंट हुई थी, ऐसी मूवमेंट हुई थी। यहाँ पे क्या हो गई थी, हमारी जो वॉल्यूम है थोरैसिक कैविटी की, वो वॉल्यूम क्या हो गई थी, इंक्रीज हो गई थी, और प्रेशर क्या हो गया था, डिक्रीज हो गया था। पर एक्सहेलेशन में क्या होता है, सारा कुछ उससे उल्टा होता है। तो कोई भी मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने वाली है, इसलिए तो हम एक्सहेलेशन को क्या बोलते हैं, या फिर एक्सपीरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पैसिव प्रोसेस। तो ये पैसिव प्रोसेस है, तो कोई भी मसल क्या होने वाली है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने वाली है। इसका मतलब वो क्या करने वाली है, रिलैक्स करने वाली है। तो सबसे पहले आती है डायफ्राम की मसल। तो डायफ्राम की मसल्स का नाम क्या है, फ्रेनिक मसल्स, ठीक है। जो यहाँ पर थी वो क्या करेंगी, फिर से अपना शेप जो है वो रिगेन कर लेंगी, वो क्या हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी। तो ये जो डायफ्राम जैसा फ्लैट हो गया था वो क्या चला जाएगा, वापस अपनी जगह चले जाएगा, ठीक है। वापस जाने का मतलब है कि वो फिर से क्या हो जाएगा, इस तरीके से डोम शेप्ड हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया डोम शेप। तो पहले जब हमने बोला था डायफ्राम जब नीचे जा रहा है, जब वो फ्लैट हो रहा है, तो अल्टीमेटली क्या हुआ था, वहां पे जो वॉल्यूम था थोरैसिक कैविटी का वो इंक्रीज हुआ था। अब इसने वापस अपना शेप रिगेन कर लिया, तो डायफ्राम का जो मतलब डायफ्राम की वजह से थोरैसिक कैविटी की स्पेस क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, ठीक है। वॉल्यूम क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज। क्यों डिक्रीज हुई वॉल्यूम, क्योंकि डायफ्राम ने क्या किया, अपना ओरिजिनल शेप जो है उसका डोम शेप वाला जो शेप है उसने क्या कर लिया, रिगेन कर लिया। नेक्स्ट है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ये वाली जो इन्होंने क्या किए थे, जो हमारा रिब केज था उसको क्या किए थे, अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, इस तरीके का मूवमेंट दिए थे उसको। तो जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है वो भी क्या हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी। तो जो हमारा रिब केज जो था वो जो कि अपवर्ड्स और आउटवर्ड्स जैसे आया था, वो क्या हो जाएगा, वापस से अपनी जगह पे वापस आ जाएगा। तो फिर से अल्टीमेटली क्या होगा, वॉल्यूम क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी। यहाँ पे भी क्या होगा, सेम चीज, यहाँ पे भी क्या होने वाली है, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाने वाली है, क्योंकि सारी मसल्स क्या करने वाली है, रिलैक्स करने वाली है। अल्टीमेटली क्या हुआ, वॉल्यूम डिक्रीजेस, सो प्रेशर इंक्रीजेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रेशर इंक्रीज हो गया। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रेशर में क्या है, एयर कहाँ से कहाँ ट्रेवल करती है, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। अब क्या हो गया, थोरैसिक कैविटी का प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया, तो क्या होगा, जो अंदर की जो एयर है हमारे थोरैसिक कैविटी के, वो क्या हो जाएंगी, बाहर आ जाएंगी। और उसी प्रोसेस का नाम तो क्या है, एक्सहेलेशन और एक्सपीरेशन। तो यहाँ पे जो है हमने खत्म कर लिया है ब्रीदिंग, जो सबसे ए वाला जो ए टॉपिक जो था वो था ब्रीदिंग। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन।